गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है और उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है कोएगुलेंट्स। ठीक है, तो कोएगुलेंट्स वो एजेंट्स, वो ड्रग्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करे वो एजेंट्स होंगे कोएगुलेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या मेनली क्लोटिंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोटिंग के। ऑल ओवर इन टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 13 फैक्टर्स होते हैं। सबके अलग अलग नाम होते हैं और सब अलग अलग एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर 13 फैक्टर्स हैं, उसमें से जो 6th फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। 6th फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि साहब कितने क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए? 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए। समझ में आया? अब जो क्लोटिंग फैक्टर है, मैंने आपको बोला था हर एक फैक्टर का नाम अलग अलग है। तो जो फैक्टर फर्स्ट आएगा उसका नाम है फिब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर फोर्थ इज कैल्शियम आयंस, फैक्टर फिफ्थ इज लेबाइल फैक्टर, फैक्टर सेवंथ इज स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट यानी कि PTC, फैक्टर 10 इज स्ट्रेट ट्रूअर फैक्टर, फैक्टर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 इज हैगमैन फैक्टर, फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो जब भी क्लास अपनी वापस कंटिन्यू होगी, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो ब्लैक बोर्ड वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम मैं आपसे ये सारे फैक्टर्स सुनूंगा। ठीक है, लाइक फैक्टर 1 इज फिब्रिनोजन, और जिस फैक्टर का जो भी नाम है वो एज इट इज सुनूंगा, तो आपको ये फैक्टर्स याद होने चाहिए। समझ में आया? आगे की कहानी सुनो। अब ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसका मैंने आपको नाम बताया, पूरे 13 फैक्टर्स थे, उसमें से 6 एब्सेंट था, तो ऑल ओवर कितने हुए? 12 फैक्टर्स हुए। उनके याद आपको नाम होने चाहिए। ठीक है, ये अब दो तरीके से अपनी एक्टिविटीज जो कोएगुलेशन की है उसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये जो आपको पूरी कहानी दिख रही है यहां से लेकर ये पूरी यहां तक, ये आएगी इंट्रिंसिक फैक्टर्स के रूप में। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर को फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, जो फैक्टर 12 था अपने पास, ठीक है, जब भी कोई इंजरी होगी ब्लड वेसल्स में, तो जो फैक्टर 12 था हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर 12 क्या हुआ? एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद में फैक्टर 11 को ये एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 11 एक्टिवेट होने के बाद में ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, फैक्टर 9 और कैल्शियम और फैक्टर 8 मिलके किसको एक्टिवेट करेंगे? फैक्टर 10 को। ठीक है, इस कहानी को मैं अब यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, ये थी इंट्रिंसिक फैक्टर की पाथवे की कहानी। ठीक है, जो कि आगे तक पूरी कैरी आउट होगी। लेकिन इस फैक्टर के बाद में जो ये पूरा पाथवे चल रहा है यहाँ से लेकर फैक्टर 10 से लेकर फैक्टर 13 तक, ठीक है, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है तो ये पूरा चलता है, अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है तो इधर से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी टिश्यू फैक्टर्स है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड आ गया, तो वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 7 को। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि फैक्टर नंबर 7 है। ठीक है, फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करने के बाद में ये 10A को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? 10 को 10A में एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद में जो 5th है वो इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ये भाई साहब जी मिलके दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि जो सेकंड है उसको थ्रोम्बिन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन फर्स्ट को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये मिलके बनाएगा क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन, मतलब कि एक मैशवर्क ये
बना देता है जिसकी वजह से क्लोटिंग होती है, ठीक है। इन लास्ट फिब्रिन सोल्यूबल टू इनसोल्यूबिन, मतलब कि फिब्रिन जो सोल्यूबल था, ये जो भाई साहब जी सोल्यूबल थे, फिब्रिनोजन जो होता है वो सोल्यूबल होता है और फिब्रिन जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, तो दैट प्रोड्यूस अ मैश वर्क दैट प्रोमोट क्लोटिंग। अब मैं आपको वापस बताता हूँ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे से स्टार्ट करते हैं, सब टिश्यू फैक्टर्स थे, अलग अलग टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसने फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट किया। फैक्टर नंबर 7 10 को एक्टिवेट करेगा, 10 5th को एक्टिवेट करेगा और 5th जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। जो थ्रोम्बिन है उसका काम है कि साहब ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। जो फिब्रिन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोट बनाने के। यहाँ तक बात समझ में आई एक्सट्रिंसिक फैक्टर की। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसमें आप कंफ्यूज ये होंगे कि भाई कभी 12 आ रहा है, फिर कभी 11 आ रहा है, फिर 9th आ रहा है, फिर 10th आ रहा है ना। तो इसमें आप याद कर लेना कि पहले फैक्टर 12th एक्टिवेट होगा, उसके बाद में फैक्टर 11th एक्टिवेट होगा, उसके बाद में 9th एक्टिवेट होगा, उसके बाद में 8th बीच में कुछ ना कुछ रोल करना आएगा। अगर इसको आप याद नहीं रखते हो तो भी छोड़ देना। 9th के बाद सीधा 10th आ जाएगा, मतलब कि 12th, फिर 12 से कम आया 11th, ठीक है। 10 गायब था, सीधा आया 9, फिर आया 10, उसके बाद में 10 का आधा यानी कि 5th, ठीक है। 5th से एक्टिवेट होके अब यहाँ पे मेन जो रोल है ना वो आने लग जाएंगे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और फिब्रिन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो 5th के बाद में आएगा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और जो फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये जो 10 से लेकर 10A वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, 10 फैक्टर नंबर 10 से लेकर लास्ट में जो क्लोट बन रहा है वहाँ तक की जो प्रोसेस है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के अंदर कॉमन रहती है, ठीक है। तो ये भी आप जो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे की जो मैकेनिज्म है ये अच्छे से याद कर लेना। इन लास्ट इन फिब्रिन सोल्यूबल टू इनसोल्यूबल फिब्रिन, ठीक है, मतलब कि जो सोल्यूबल फिब्रिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूबल फिब्रिन में, ठीक है, और एक मैशवर्क बना देता है, ठीक है। एक जाली की तरह जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देता है और वो प्रमोट करता है क्लोटिंग को। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो होता है वो फिजियोलॉजिकल कोएगुलेंट होता है, ठीक है, एज इट एक्ट ऑन द क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, ठीक है। ये बायोसिंथेसिस इंक्रीज करता है फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 की, ठीक है। ये एक फिजियोलॉजिकल कोएगुलेंट है लेकिन क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, समझे। ये हेल्प करता है फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 को क्लोटिंग करने के लिए, लेकिन ये खुद क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है कि विटामिन के इज नॉट अ क्लोटिंग फैक्टर, समझ में आया। अब जो कैल्शियम है वो अपन मोस्टली सोचते हैं कि साहब कैल्शियम तो आयन है, लेकिन मैंने इसको फैक्टर के अंदर फैक्टर नंबर 4 या 6 में लिखा है, ठीक है। तो कैल्शियम इज अ क्लोटिंग फैक्टर, और कौन सा फैक्टर है ये? फैक्टर नंबर 6, समझ में आया। तो विटामिन के तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन जो कैल्शियम है वो क्लोटिंग फैक्टर है। कंपटीशन एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि जो विटामिन के है वो किस किस फैक्टर्स की बायोसिंथेसिस करता है, तो बोलना 2, 7, 9 और 10 की बायोसिंथेसिस विटामिन के करता है। विटामिन के कौन सा कोएगुलेंट है, तो बोलना फिजियोलॉजिकल कोएगुलेंट है। अगर बोले विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर है क्या, ठीक है, वो सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर है क्या, तो बोल देना विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल कोएगुलेंट है जो कि फैक्टर 2, 7, 9 और 10 की बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फर्दर क्लोटिंग में भी फैसिलिटेट हेल्प करता है। और जो कैल्शियम है वो क्लोटिंग फैक्टर है। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? फैक्टर नंबर 4। अगर एडिशनल की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो भाई कोई भी ड्रग अगर इंट्रिंसिक फैक्टर को इफेक्ट कर रही है तो वो सीधी सी बात है इंक्रीज करेगी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जो कि होता है एपीटीटी, और वो जो ड्रग है वो आएगी हेपरिन, ठीक है। कौन सी ड्रग है? हेपरिन। अगर कोई भी ड्रग इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, तो वो किसको इंक्रीज करेगी? एपीटीटी को, जैसे कि हेपरिन। और अगर कोई भी ड्रग एक्सट्रिंसिक पाथवे को इंक्रीज करती है, डिस्टर्ब करती है, तो इंक्रीज कर देगी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि पीटीटी, जो कि होगी वारफरिन। तो अगर बोले कि हेपरिन किससे रिलेटेड है? एपीटीटी से, समझ में आया। और
क्या डिस्टर्ब होगा इसमें? इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अगर वारफरिन की बात करोगे तो वारफरिन में आएगा पीटीटी और इसमें आएगा साहब कौन से फैक्टर? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आया क्या? अगर ड्रग अफेक्ट करे कॉमन पाथवे को, अगर ड्रग अफेक्ट करे कॉमन पाथवे को तो वो दोनों को इंक्रीज कर सकती है, यानी कि एपीटीटी और टीटी को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर ओवरडोज होता है हेपरिन का, अगर ओवरडोज होता है हेपरिन का तो उसके अंदर इंक्रीज होगी दोनों, एपीटीटी और पीटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉमन पाथवे डिस्टर्ब होगा। अगर बोला जाए कि हेपरिन चल रही है तो क्या इंक्रीज होगा? वो होगा एपीटीटी इंक्रीज होगा। अगर बोले वारफरिन चल रही है तो क्या इंक्रीज होगा? उसमें पीटीटी इंक्रीज होगा। समझ में आया? अब जो इसमें मेन ड्रग्स आती है कोएगुलेंट्स के अंदर वो है विटामिन के। विटामिन के जैसा कि मैंने बताया ये खुद क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक फिजियोलॉजिकल कोएगुलेंट है जो कि बायोसिंथेसिस करता है फैक्टर नंबर 2nd, 7th, 9th और 10th की। अगर मैं डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं विटामिन के की तो ये सब 50 to 100 mcg में डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है। अगर विटामिन के सिंथेसिस की बात करूं कि ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है तो ये इंटेस्टाइन के द्वारा सिंथेसाइज होता है। एक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ई कोलाई जो कि इसको सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर ई कोलाई डिस्टर्ब हो जाए, अगर ई कोलाई में डिस्टर्ब हो जाए तो वो विटामिन के की सिंथेसिस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर विटामिन के की सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज वाली डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 विटामिन आते हैं, ठीक है। विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3, इनके अलग अलग नाम हैं। विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये प्लांट सोर्स से लिया गया है इसलिए नेचुरल होता है और फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन K1 इज फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन K की मैं बात करूं जो कि है मीनाक्विनोन, जिसको MKS भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये एनिमल ओरिजिन से लिया गया है बैक्टीरिया के थ्रू और ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि विटामिन K1 एंड K2 बोथ आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर मैं विटामिन K3 की बात करूं तो विटामिन K3 इज मीनाडायोन। क्या नाम है इसका? मीनाडायोन, ठीक है। और मीनाडाइनोन नाम है इसका, ठीक है। मीनाडाइनोन नाम है। एक आता है इसके अंदर मीनाडाइनोन और एक आता है मीनाडायोन। तो मीनाडाइनोन जो है वो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर विटामिन के है और ये भी फैट सोल्यूबल होता है, यानी कि विटामिन K1, K2 और K3 के अंदर मीनाडाइनोन ये तीनों फैट सोल्यूबल है। जबकि जो मीनाडायोन है लास्ट वन, ठीक है, मीनाडायोन MENADIONE, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ये इसका स्पेलिंग होगा MENADINONE, ठीक है। तो DI के बाद में एक N आएगा यहाँ पे। तो जो लास्ट वन जो मैं बोल रहा हूँ मीनाडायोन, ये बाईसल्फाइड होता है। इसके अंदर क्या होता है? बाईसल्फाइड, मतलब 2 सल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। ये वाटर सोल्यूबल है। तो सबसे हटके कौन सा वाला है? विटामिन K3 में सेकंड वाला सबसे हटके, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। अगर मैं बात करूं विटामिन K1 और K3 की तो दोनों के बारे में सुनो, ये कमर्शियली मैन्युफैक्चर होते हैं। विटामिन K1 एंड K3 ये दोनों कमर्शियली मैन्युफैक्चर होते हैं। इनकी जो डोज होगी वो होगी 10 mg पर ml का इंजेक्शन आता है। कितना इंजेक्शन आता है? 10 mg पर ml का। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो विटामिन के यूज होता है टू कंट्रोल ब्लीडिंग, जिसको आप प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज कर सकते हो। अगर लग रहा है ससेप्टिबिलिटी की ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है तो प्री ऑपरेटिवली इसको यूज लिया जाता है और ट्रीटमेंट में भी यूज ले सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे हेल्पफुल करेगा साहब? ये क्या करता है? मैंने आपको बोला था कि प्रमोट करता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th की, ठीक है। तो इसकी वजह से इंक्रीज कर देगा कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, हेंस इंक्रीज क्लॉटिंग। समझ में आया? सेकंड है कि इसको न्यूबॉर्न के अंदर भी यूज लेते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर कितना यूज लेंगे अपन? तो न्यूबॉर्न के अंदर लेते हैं अपन 1 mg। यहाँ पे मैंने वापस mg लिख दिया है, मिसप्रिंट हो जाती है, ये IM है, ठीक है। 1 mg IM जाएगा। कितना जाएगा? 1 mg IM। बहुत सी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न के अंदर कितना डोज लगेगा, तो बोलना साहब 1 mg IM आता है। समझा? एज न्यूबॉर्न इज डेफिशिएंट इन विटामिन के, ठीक है। विटामिन
के डेफिशिएंट होता है न्यूबॉर्न के अंदर, सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑल्सो, और उसी को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, विटामिन के दिया जाता है न्यूबॉर्न में। मदर के अंदर भी विटामिन के दिया जाता है। तो मदर के अंदर कब देंगे, 4 से 12 घंटे पहले डिलीवरी के 4 से 12 घंटे पहले मदर के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है विटामिन के। क्यों, ताकि वो विटामिन के डेफिशिएंसी ना हो न्यूबॉर्न में, इसको बचाने के लिए। डाइटरी डेफिशिएंसीज, अगर विटामिन के से रिलेटेड कोई भी डाइटरी डेफिशिएंसीज चल रही है तो उसके अंदर भी विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। लीवर डिजीज, आपको बता दूं कि जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जनरेट होते हैं वो लीवर से होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर लीवर डिजीज है और ब्लीडिंग टेंडेंसीज होने की आशंका है तो उसमें भी एज पर डॉक्टर ऑर्डर विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसके अंदर भी, ये भी एक लीवर डिजीज है, इसके अंदर भी एज पर डॉक्टर ऑर्डर विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। भाई साहब, पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम से एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है, ठीक है। अब जब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है तो वो क्या करेगी, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इंटेस्टाइन में जो ई कोलाई है वही सिंथेसिस कर रहा था विटामिन के का, ठीक है। और अगर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के दौरान अगर ई कोलाई को डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए ई कोलाई में, तो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी विटामिन के देंगे। एक पॉइंट आता है ओरल एंटीकोएगुलेंट टॉक्सिसिटी। साहब, पेशेंट को ओरल एंटीकोएगुलेंट, यानी कि अभी अपन कोएगुलेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी थेरेपी चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर कोएगुलेशन ना हो, उसे बचाने के लिए पेशेंट में ओरल थेरेपी चल रही थी और उसका या तो ओवरडोज हो गया या फिर किसी भी तरीके से उसमें क्या होगी, पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी होगी, किसकी, ओरल एंटीकोएगुलेंट की। तो ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग टेंडेंसीज वाली कोई भी डिजीजेस ना हो, उसको रोकने के लिए हम देंगे विटामिन के को। विटामिन के एंटीडोट है अगर कोई भी ओरल एंटीकोएगुलेंट की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाए तो। अब मैं इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, विटामिन के और एंटीकोएगुलेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटीडोट हैं। यानी अगर एंटीकोएगुलेंट टॉक्सिसिटी हुई है तो विटामिन के दे दो, और विटामिन के की टॉक्सिसिटी हुई है तो एंटीकोएगुलेंट दो। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट जो ड्रग आती है विटामिन के के बाद में, वो है इथामसाइलेट। इसका जो डोज होता है वो होता है 250 to 500 mg, टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये क्या करती है, इसमें एक एंटी हाइलुरोनिडेज एक्शन होता है, उसकी वजह से ये इंप्रूव करती है कैपिलरी वॉल स्टेबिलिटी को, उसी की वजह से अरेस्ट करती है कैपिलरी की वजह से हुई ब्लीडिंग को, ठीक है। इसी वजह से ये यूज ली जाती है इन कैपिलरी ब्लीडिंग, एग्जाम्पल एपिस्टैक्सिस, ठीक है। बहुत सी बार आपने कंडीशन देखी होगी कि जब पेशेंट में सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, सीवियर ना बोलो तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कैपिलरीज के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना ब्लड का, तो टाइनी जो कैपिलरीज होती है वो बस्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इसके लिए मेन ससेप्टिबल जो कैपिलरी रहती है वो है साहब अपनी नोज वाली कैपिलरीज, ठीक है, और उसमें जब भी ब्लीडिंग होगी उसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। तो मैंने इसमें कंडीशन क्या डाली कि साहब हाइपरटेंशन था, प्रेशर बढ़ा और ब्लीडिंग हो गई, किसकी वजह से, कैपिलरी के बर्स्ट होने की वजह से, ठीक है। तो भाई जब भी कैपिलरी ब्लीडिंग होगी यानी कि एपिस्टैक्सिस, तो उसके अंदर हम इथामसाइलेट का यूज ले सकते हैं उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट ड्रग आती है टैबलेट रूटीन। क्या नाम है इसका, टैबलेट रूटीन। ये 60 mg टैबलेट में अवेलेबल है, प्लांट ओरिजिन की ड्रग है और अरेस्ट करती है ये भी कैपिलरी ब्लीडिंग को। नेक्स्ट ड्रग आती है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो कि 5 to 10 यूनिट पर kg आईवी इन्फ्यूजन में जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 50 किलो का आदमी है तो ये पूरे 50 किलो के आदमी की डोज नहीं है, ये ओनली पर kg के हिसाब से दे रखी है। तो अगर 50 किलो का आदमी है तो उसको एज पर ऑर्डर 5 से 10
यूनिट प्रति केजी के हिसाब से 50 से इंटू कर देना। समझ में आया? नेक्स्ट है फिब्रिनोजन। जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उसमें फर्स्ट फैक्टर था फिब्रिनोजन। अगर उसकी कमी की वजह से क्लोट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या देंगे, 0.5 ग्राम पर बोतल IV इन्फ्यूजन। तो आज का हमारा टॉपिक कोएगुलेंट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।